नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए सेट 3। अभी तक जो है हम 2 सेट डिस्कस कर चुके हैं जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, ठीक है। और इसीलिए हम जो है आपके लिए और भी ऐसे ही सेट पेपर आगे लेके आने वाले हैं। तो आज जो है हम सेट पेपर लेकर आए हैं आपका पूरा का पूरा पैटर्न पर आधारित, ये पर कहें या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपका यूपी ट्रिपल एससी या फिर कहें एजीटीए का या कृषि प्राविधिक का जो भी सिलेबस है उसके अनुसार पूरा आपका सेट पेपर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन रहने वाले आपके कृषि से, एग्रीकल्चर से, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के रहने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आप पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। ये आपका सेट नंबर 3 है, ठीक है। तो सेट 3 है ये। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके, ठीक। तो सेट 3 आज आपका करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है ना। सक्सेस की बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है ना साथियों। कितनी अच्छी बात कही हुई है कि आप मेहनत करते हो ना तो सक्सेस का मिलना तो बिल्कुल तय है। यदि आप ये कहें ईमानदारी से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है, आप अपना टाइम देंगे पढ़ाई को। देखो, मेहनत आपकी केवल मेहनत करने से ये मेहनत नहीं है कि आप जो है बोझा उठा रहे हैं, ये मेहनत नहीं होती। मेहनत आपकी होती है दिमाग की, ठीक है। तो दिमाग से मेहनत कर रहे हैं आप, दिन रात पढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता का मिलना तय है। तो आप लोग निश्चिंत जो है होकर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेट पेपर लगाते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपके लोगों के कहने पर एक नई पहल की हुई है हमने, उड़ान बैच। बेसिकली हमारा ऑफलाइन बैच तो एक ऑलरेडी चल रहा है, ऑफलाइन बैच, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि एक छोटा सा ज़िला है हमारा ललितपुर। हम भी यूपी से हैं, ठीक। कहाँ से हैं? यूपी ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। ये झांसी के पास पड़ता है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं एक छोटे से ज़िले से हूँ और यहाँ पर जो है बच्चे जो है आ नहीं सकते, ठीक। तो जो बच्चे आ नहीं सकते उनके लिए हम लेकर आए हैं आपका उड़ान लाइव बैच, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, साथ में साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ में साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 50 और साथ में साथ 50 प्लस सेट पेपर भी मिलने वाले हैं। किसके अंदर? आपका उड़ान बैच के अंदर, ठीक। जो कि आपका 1 जून से शुरू होने जा रहा है। कब से भैया? 1 जून से शुरू होने वाला है। अपने सपनों को उड़ान दीजिए उड़ान बैच के साथ एजीटीए में श्योर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उड़ान बैच में हम वही पढ़ाने वाले हैं जो आपका ऑफलाइन बैचेस में चलता है, ठीक है। तो ऑफलाइन की तरह आपको ऑनलाइन भी जो है क्लासेस देने वाले हैं, ठीक। तो बढ़िया से जुड़ना हो तो सीधा आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे 7880497104 पर, ठीक है। और जो कोर्स की फ़ीस है जस्ट 999 है, ठीक है। और एडमिशन ओपन हो चुके हैं आज से ही। तो आप लोग जो है 1 जून तक ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून के बाद कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। किसमें? आपका उड़ान बैच के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आज के सेट पेपर की। ये तो हो गया आपका जो है थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट और साथ में साथ आप लोगों के लिए एक कोर्स। देखो, मैं कोई कोर्स लॉन्च करना ही नहीं चाहता था ऑनलाइन। मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि मुझे ऑफलाइन से एक तो समय नहीं मिल पा रहा था और साथ में साथ मैं एक सोच रहा था कि यूट्यूब पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए, है ना। जैसे ये सेट पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो विजन एग्री एकेडमी की तरफ से कृषि प्राविधिक सहायक 2024 प्रैक्टिस सेट 3 है और इसमें जो है आपका बिल्कुल से पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन रहेंगे कृषि विज्ञान के और आपके जो है भाग 2 में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके किसके? कंप्यूटर के। और आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं किसके? उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के, ठीक है।
तो बढ़िया से अगर कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जल्द ही आपका 4th जो है आपका सेट पेपर लेके आने वाले हैं। ठीक है, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो ये हमारे जो है एक कहें कि इंस्टीट्यूट का पता है या हमारे संस्थान का पता है, रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बरनी चौराहा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। कृषि भाग 1 कृषि सेट पेपर 3 है ये। ठीक है, तीसरा सेट पेपर है। और बढ़िया से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। जैसे आपने जो है फर्स्ट वीडियो को 1700 जो है व्यू पहुंच गए हैं, सेकंड वीडियो को आपके जो है लगभग 1000 होने वाले हैं, और थर्ड वीडियो को भी आपको 1000 पार कराना है, 1K पार कराना है। ठीक है, फिर आपको जो है 4th सेट पेपर भी जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज के सेट पेपर का, मक्के में सफ़ेद कली के लिए किस पोषक तत्व की कमी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी जिंक, सी तांबा, डी आपका बोरॉन। किस पोषक की तत्व एक है, किस पोषक तत्व की कमी से जो है आपका सफ़ेद कली या वाइट वर्ड, क्या वाइट वर्ड डिजीज होती है किसके अंदर, आपका मक्का के अंदर, तो वो होता है आपका किसकी कमी के कारण, जिंक की कमी के। ऑप्शन बी यहाँ पर जिंक जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइडर किण्वित वाइन से तैयार की जाती है। साइडर किण्वित वाइन से तैयार की जाती है। ए अंगूर, बी स्ट्रॉबेरी, सी आपका आम, डी आपका सेब। किससे तैयार बनाई जाती है आपकी साइडर? तो साइडर की बात करें तो साइडर से जो है किससे तैयार की जाती है, आपकी सेब से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। साइडर किण्वित वाइन सेब से तैयार की जाती है। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सेब या फिर एप्पल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब में किस माह के दौरान फूलों की आवश्यकता की तिथि से ठीक 45 दिन पहले छटाई की जाती है? या फिर कह सकते हैं गुलाब में जब फूल आने एक है फ्लावरिंग टाइम होता है, उससे पहले उसकी छटाई की जाती है ताकि नई नई कलियां बन जाएं। ठीक है, तो वो कब की जाती है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अक्टूबर दिसंबर में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बढ़िया से आंसर करते रहिए, आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भले ही प्रीमियर होता है, ये क्लास प्रीमियर चलती है, लेकिन आपके कमेंट्स हम देखते हैं, रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो बात करें आपके जो गुलाब में किस माह के दौरान फूलों की आवश्यकता की तिथि से ठीक 45 दिन पहले छटाई की जाती है, तो वो की जाती है आपकी कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, अक्टूबर दिसंबर में जो है छटाई की जाती है। अगला प्रश्न, ग्लेडियोलस पौधों की व्यावसायिक प्रसार विधि क्या है? ए बीज द्वारा, बी कलमों द्वारा, सी ग्राफ्टिंग या फिर डी कॉम। तो जो ग्लेडियोलस है या ग्लेडियोलस क्या होता है आपका, एक तरह से फूल होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? आपका कॉम्स द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी कॉम्स यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, क्या आंसर हो जाता है आपका? कॉम्स यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, मीठे संतरे के प्रसार की सबसे आम विधि क्या है? ऑप्शन ए टी बडिंग या पैच बडिंग, बी है ग्राफ्टिंग, सी कटिंग या डी बीज। जो आपका मीठा संस्था या स्वीट ऑरेंज, क्या भैया? स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। ठीक है, जो होता है उसमें प्रवर्धन की विधि क्या है आपकी? टी बडिंग या पैच बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या फिर बीज। आंसर कीजिएगा बढ़िया से, ए, बी, सी या फिर डी। बात करें बच्चों सही आंसर की तो यहाँ पर जो है मीठे संतरे में जो प्रवर्धन या फिर कहें प्रोपागेशन मेथड या प्रसार की जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी अपनाई जाती है? टी बडिंग या फिर कहें पैच बडिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अमरूद का व्यावसायिक प्रचार कैसे किया जाता है? अमरूद का व्यावसायिक प्रचार कैसे, प्रचार या फिर कहें प्रसार, प्रचार या फिर कहें प्रसार कैसे किया जाता है?
ए बीज द्वारा, बी ग्राफ्टिंग द्वारा, सी स्टूल या एयर लेयरिंग द्वारा, डी उतक संवर्धन द्वारा। तो बेसिकली जो अमरूद है, अमरूद पे क्या की जाती है आपकी स्टूलिंग या एयर लेयरिंग की जाती है, ठीक है। तो जो प्रसार या फिर कहें प्रचार या फिर कहें प्रवर्धन की जो विधि अपनाई जाती है किसमें, आपका अमरूद में, तो कौन सी अपनाई जाती है आपकी स्टूलिंग या फिर कहें एयर लेयरिंग अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, बीटी कपास में प्रोटॉक्सिन के रूप में पौधे के ऊतकों में मौजूद बीटी टॉक्सिन के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ए कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच, बी कीड़ों की आंत का अम्लीय पीएच, सी आंत के सूक्ष्म जीवों की क्रिया, ऑप्शन डी कीट के आंत में रूपांतरण कारकों की उपस्थिति। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो है टॉक्सिन जो सक्रिय कैसे हो जाता है, कीड़ों के पेट की आंत का जो है जो पीएच होता है या फिर कहें जो पीएच होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाता है कि बीटी कपास में प्रोटॉक्सिन के रूप में पौधे के ऊतकों में मौजूद बीटी टॉक्सिन कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण परिवर्तित हो जाता है बच्चों, कीटों की आंत में क्षारीय पीएच के कारण, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, धान में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है। धान में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, ऑप्शन बी जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी डीजी बूजीन, ऑप्शन डी एथिलीन प्रतिक्रिया कारक। तो किस कारण से जो है आपका धान जो है बौना होता है या फिर क्या बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो भैया वो है आपका डीजी बूजीन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं लेकिन जब से बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन किया है ना तब से पढ़ा है कि डीजी बूजीन क्या होता है आपका बौनेपन के लिए किसमें, आपका धान के अंदर जिम्मेदार होता है। और आपका जो है एक है गेहूं के अंदर कौन जिम्मेदार होता है आपका, तो गेहूं के अंदर जिम्मेदार होता है आपका नोरेन 10। कौन भैया, नोरेन 10। अगला क्वेश्चन, एक गेहूं के खेत के 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में कितने टिलर पाए जा सकते हैं। ए 50 से 100, बी 110 से 220, सी 230 से 340, डी आपका 350 से 460। एक गेहूं के खेत के 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में कितने टिलर पाए जा सकते हैं। टिलर मतलब के मतलब एक कहें कि जो आपका नया नया जो तना बनता है, ठीक है, वो टिलर कहलाता है, या फिर कहें नया नया जो पौधा होता है वो टिलर कहलाता है। तो कितने टिलर पाए जाते हैं 1 मीटर में आपके 230 से 340। कितना भैया, 230 से 340 जो है टिलर पाए जाते हैं किसमें, 1 वर्ग मीटर में। अगला क्वेश्चन, पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो जो आपकी पत्तियां और फलियों का जो स्वाद होता है, खट्टापन होता है, वो किसके कारण होता है आपका, मैलिक अम्ल के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न, जौ के दानों के लिए आदर्श भंडारण नमी प्रतिशत क्या है। ए 5 से 7%, बी 15 से 70%, सी 20 से 22% या डी 10 से 12%। तो बेसिकली जो सारे के सारे अनाज होते हैं, क्या भैया, जो सारे के सारे अनाज होते हैं उन्हें जो है नॉर्मली हम किस नमी प्रतिशत पर भंडारित करते हैं, तो 10 से 12% नमी पर क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न लिखा हुआ है कि ज्वार की फसल के लिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अनुशंसित एनपीके अनुपात क्या है। यहाँ पर जो है ज्वार की फसल के लिए क्या पूछा गया है, एनपीके अनुपात या फिर कहें नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटेशियम का अनुपात पूछा गया। तो 80:40:30 kg प्रति हेक्टेयर,
90:45:35 kg प्रति हेक्टेयर, या 100:50:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 110:55:45 kg प्रति हेक्टेयर। जल्दी से आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। जो आपकी ज्वार है उसके लिए अनुशंसित NPK रेशियो, नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटेशियम का अनुपात क्या है? तो वो है भैया क्या, 100:50:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है सही आंसर? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ड्रिलिंग विधि का उपयोग करते समय जूट के लिए अनुशंसित बीज दर क्या है? यहाँ पर जो है ड्रिलिंग विधि से या सीड ड्रिल विधि से यहाँ पर क्या पूछा गया भैया? जूट का बीज दर, या फिर कहें सीड रेट ऑफ जूट। ठीक, तो ऑप्शन ए 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 9 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जल्दी से आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। यदि हम ड्रिलिंग विधि अपना रहे हैं तो हमें बीज दर कितनी चाहिए होती है जूट की? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको नोट कर लेना कि हमें जूट की बीज दर कितनी चाहिए होती है? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है आपका, किस राज्य को भारत का सरसों राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? किस राज्य को भारत का सरसों राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, या सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। देखो, सबसे अधिक सरसों की पैदावार या फिर कहें उत्पादन जो होता है कहाँ पर होता है? आपका राजस्थान में होता है। इसलिए राजस्थान को हम क्या कहते हैं? सरसों राज्य के रूप में जानते हैं। किस के रूप में जानते हैं भैया? सरसों राज्य के रूप में जानते हैं। किसे? आपका राजस्थान को। राजस्थान को किसके रूप में जानते हैं? सरसों राज्य के रूप में। अगला प्रश्न, जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? ए 30 दिन बाद, बी 4 दिन बाद, सी 7वें दिन, या फिर डी 9वें दिन। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका क्या? तीसरे दिन बाद। बुआई के तीसरे दिन बाद या ये कहें दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? तीसरे दिन बाद। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर होना चाहिए? मतलब कि यदि आप चौथी सिंचाई कर रहे हो और तीसरी सिंचाई या फिर कहें चौथी सिंचाई कर रहे हो तो उसके दिनों में कितना अंतर होना चाहिए? तो देखो लिखा हुआ है 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का। तो यहाँ पर जो है आपका 4 दिन का अंतर होना चाहिए। लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में कितना अंतर होना चाहिए? आपका 4 दिन का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? सिंचाई अनुसूची के अनुसार सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि इसके ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पर हैं। ठीक है, तो पढ़िए, सिंचाई के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर चलते हैं आपके ऊपर। ठीक, ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए है लाल मृदा को, ऑप्शन बी है भारी मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक सिंचाई की क्या होती है? अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वो होती है आपकी लाल मृदा को। देखो, भारी मृदा कहें तो भारी मृदा कौन सी होती है? जिसमें क्ले की मात्रा या फिर कहें चिकनी मिट्टी अधिक होती है। ठीक है, और आपकी काली मृदा में भी चिकनी मिट्टी अधिक होती है। तो नॉर्मली इन मृदाओं में यदि आप पानी डालोगे ना तो पानी आपका रुक जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जिसमें आपका क्ले कंटेंट होता है या फिर महीनता होती है उसमें आपका पानी ठहर जाता है, या फिर कहें आपके जो अणु हैं मृदा के उनके या फिर के कण हैं उनके द्वारा चिपका लिया, फिर कहें
कहें सोख लिया जाता है। जबकि यदि आप लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा कैसी होती है, रेड सॉइल में सबसे अधिक क्या होती है, रेत होती है भैया। क्या होती है, रेत या फिर कहें आपका सैंड होती है। रेत या सैंड अधिक होगी तो क्या होगा, आप यदि जैसे आपने बजरी देखी होगी उसमें आप पानी डालोगे तो सीधा नीचे चला जाएगा। तो बार बार सिंचाई किसको चाहिए होगी, लाल मृदा को, क्योंकि इसको तो आप एक बार सिंचाई दे दोगे आपको का एक है कि आपका 1 महीने का काम चल जाएगा। लेकिन इसको आपको हर 2-3 दिन में सिंचाई देनी पड़ेगी, किसको, रेड सॉइल को। ठीक। अगला प्रश्न, गेहूं का छिलका या सेलिंग प्रतिशत है 30%, 75%, 60% या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका गेहूं का छिलका या सेलिंग परसेंट होता है वो होता है आपका कितना, 60% या फिर कहें 60%। कितना होता है आपका, 60%। अगला प्रश्न, गेहूं के दाने की केंद्रीय जिगजैग धुरी को कहते हैं भूसा, कैरियोप्सिस, रेचिस या लेम्मा। तो जो आपका जिगजैग धुरी क्या कहलाती है, कि आपने जब गेहूं की बाली को इस तरह से देखा होगा जिस पर आपके दाने लगे होते हैं, ठीक है, तो आपकी जिगजैग धुरी, उसे क्या कहते हैं, आपका रेचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेचिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रेचिस जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारी मृदा के लिए दूसरी और तीसरी सिंचाई के बीच अंतराल क्या है, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का। यहाँ पर भारी मृदा की बात कर रहा है, तो भारी मृदा में दूसरी और तीसरी सिंचाई के बीच अंतराल कितने दिन का होता है आपका, 5 दिन का। कितने दिन का, 5 दिन का। ऑप्शन सी यहाँ पर 5 दिन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आम की उत्परिवर्ती किस्म है, रोजिका, रुमानी, रत्ना या सिंधु। तो जल्दी से बताइए, आम की म्यूटेट वैरायटी या फिर कहें म्यूटेंट वैरायटी या उत्परिवर्ती किस्म कौन सी है, ए रोजिका, बी रुमानी या सी रत्ना या डी सिंधु। तो आपका आंसर है यहाँ पर रोजिका। रोजिका जो है आम की कैसी किस्म है, आपकी उत्परिवर्ती या म्यूटेंट जो है वैरायटी है। अगला प्रश्न, फसलोत्तर प्रबंधन में मात्रात्मक हानि का प्राथमिक कारण क्या है। फसलोत्तर से मतलब है आपका कि जब हमने फसल की कटाई कर ली है, अब उसमें जो है क्या जो है एक है मात्रात्मक या फिर मात्रा में जो आपका एक है, जैसे अनाज है, मान के चलो गेहूं है, गेहूं की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा। हानि का प्राथमिक कारण क्या है, उत्पाद के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी का बाष्पीकरण और श्वसन, ऑप्शन सी स्वाद में सुधार, ऑप्शन डी रंग का निखार। यदि देखो हम एक बात कहें कि यदि आपने देखो फील्ड से गेहूं को काट लिया, मान के चलो आप गेहूं काट के लाए, तो उससे क्या होगा, नमी कम होगी। यदि उसे सुखाया जाए तो नमी कम होगी, यदि नमी होगी तो उसमें आपके त्रुला या घुन लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नमी का बाष्पीकरण और श्वसन की क्रिया कराई जाती है फसलोत्तर प्रबंधन में, जो है कि मात्रात्मक या फिर कहें, जिससे ये कहें कि जो आपका वजन होता है गेहूं का या फिर कहें किसी भी अनाज का जो वजन होता है उसको सुखाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मात्रात्मक हानि किससे होती है, नमी का बाष्पीकरण और श्वसन द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई के बाद की अवधि में गुणात्मक हानि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसका भैया, गुणात्मक हानि का। ऑप्शन ए पोषण मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी भंडारण लागत में कमी, ऑप्शन सी पैकेजिंग गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन डी संवेदी गुणों। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, 23 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें सही आंसर की, तो फसल कटाई के बाद की अवधि में गुणात्मक हानि का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपका संवेदी गुणों का ह्रास, या फिर कहे जो संवेदी गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कटाई के बाद की अवधि में पोषण संबंधी गिरावट में क्या शामिल है। ऑप्शन ए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, बी नमी की मात्रा में वृद्धि, सी पैकेजिंग के तरीके में सुधार, परिवहन समय में कमी। तो बताइए कटाई के बाद की अवधि में पोषण संबंधी में गिरावट में क्या शामिल है। जो पोषण को क्या करता है, ये कहें कि गिरावट क्या करता है या फिर कहें कमी करता है, तो वो है आपका आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन ए 24 का आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन ए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 25 है,
लिखा हुआ है अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी क्या है? ए 4.5 मीटर गुणा 4.5, बी 5.5 मीटर गुणा 5.5, सी है आपका 7.5 मीटर गुणा 7.5 मीटर, ऑप्शन डी 6.7 मीटर गुणा 6.7 मीटर। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। आपके अमरूद के पेड़ को लगाने के लिए अनुशंसित दूरी क्या रखी जाती है? जो अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है आपकी? ऑप्शन डी 6.7 मीटर से 6.7 मीटर गुणा 6.7 मीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ए पुणे के अंदर, बी हैदराबाद में, सी देहरादून या डी कोलकाता। तो आपका भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है भैया? देहरादून के अंदर। अगला क्वेश्चन, अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम या फिर कहें कैल्शियम। अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी मोलिब्डेनम या डी कैल्शियम। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? तो जो आपका तत्व जो अर्नोन और स्ट्राउट ने एक है अनिवार्यता की जो खोज की थी उसका श्रेय जो है दिया जाता है आपका किसको? आपका मोलिब्डेनम। यहाँ पर ऑप्शन सी मोलिब्डेनम जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लगा, अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो उनने क्या खोजा था? आपका मोलिब्डेनम। ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर सबसे बड़ा है? जल संभरण क्या कहलाता है आपका? वाटर सेट। क्या भैया? वाटर सेट। वाटर सेट को हम जल संभर कहते हैं या जल संभरण क्षेत्र कहते हैं। तो सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिनी वाटर सेट क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर से सबसे बड़ा है? तो आपका सबसे बड़ा कौन सा है भैया? यहाँ पर आपका मैक्रो वाटर सेट। कौन सा भैया? ऑप्शन सी मैक्रो वाटर सेट। ये आपके वाटर सेट मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, 1 से 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र को कवर करने वाले जल संभर को कहा जाता है? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, सी मैक्रो वाटर सेट, डी या फिर मिनी वाटर सेट। तो 1 से 100 हेक्टेयर के बीच को कवर करने वाले को क्या कहा जाता है? आपका मिनी वाटर सेट कहा जाता है। ऑप्शन डी मिनी वाटर सेट। ठीक। जो आपका 1 से 100 हेक्टेयर के बीच का जो क्षेत्र कवर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका मिनी वाटर सेट कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 है, 1000 से 10,000 हेक्टेयर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? मतलब कि वह वाटर सेट जिसका एरिया कितना होता है आपका? 1000 से 10,000 होता है, उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिली वाटर सेट। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिली वाटर सेट जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्या भैया? मिली वाटर सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल से रट लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वाटर सेट मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है। ठीक। तो वाटर सेट मैनेजमेंट है तो वाटर सेट हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक जल ग्रहण क्षेत्र या फिर कहें वाटर सेट का 15,000 हेक्टेयर मापता है तो इसे वर्गीकृत करते हैं सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या फिर कहें मिली वाटर सेट। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? क्षेत्र कितना है आपका? 15,000 हेक्टेयर है। ठीक है। तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका उप वाटर सेट कहलाएगा। कौन सा वाटर सेट कहलाएगा बच्चों? उप वाटर सेट। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जल संभर द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सीमा है। सूक्ष्म जल संभर द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सीमा क्या है? तो भैया वो है आपकी
आपकी 100 से 1000, या फिर कहें आपके जो मिनी वाटर सेट होता है उसकी जो ये कहें कि क्षेत्र की सीमा कितनी होती है आपकी 100 से 1000 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? ए, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ऑप्शन बी, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना। ऑप्शन डी, हवा में मौजूद कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर जमा होना। ऑप्शन डी, प्राकृतिक वन छतरियां के माध्यम से हवा का निस्पंदन होना। तो बात करें सही आंसर की तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, हवा में मौजूद कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर जमा होना जो है, सॉरी यहाँ पर जो है सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना। ठीक है, जो आपके गैसीय अणु हैं, कण हैं, ठीक है, और साथ में साथ आपके जो गैसीय कण हैं उनका निकलना आपका जो है ये कह सकते हैं वायु प्रदूषण का जो है प्राथमिक कारण हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बी, वायुमंडलीय गैसों, गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, 34वां प्रश्न है, फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? मिट्टी की नियमित जुताई करें, अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आपूर्ति, उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना और रोपण घनत्व में वृद्धि। रोपण घनत्व में वृद्धि क्या करने से आपका जो है ये कह सकते हैं जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है? तो हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना चाहिए। यदि जल भराव हो रहा है तो उसके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? उपयुक्त जल निकास उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है और पोषक चक्र और अपघटन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? ए, सरीसृप, बी, जीवाणु, सी, स्तनधारी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कौन सा कह रहा है कि कौन सा जीव आप आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है और पोषक चक्र और अपघटन में एक है उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका कौन? जीवाणु। जीवाणु जो है आपके क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि जीवाणु जो है एक सूक्ष्म जीव क्या करते हैं आपके मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका पोषक चक्र के लिए जिम्मेदार कौन है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? ए, वायरस, बी, कवक, सी, जीवाणु या डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवक। कवक हमेशा जो है सहजीवन में रहता है दूसरे पौधों के साथ। तो यहाँ पर देखो कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका कवक। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, कृषि लागत और मूल्य आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया किस वर्ष किया गया? 1988 में, 1998 में, 1965 में या 1935 में? तो आपका भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर कहें आपका सीएसीपी, दोनों ही आपके कब गठित हुए थे? 1965 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1965 सही आंसर हो जाता है। क्या भैया? ऑप्शन सी 1965 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए लिखा हुआ है, भारत में कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है? तय करता है मतलब कि ये कहें कि सिफारिश कौन करता है, या फिर ये कह सकते हैं
कि घोषणा या फिर सिफारिश कौन करता है, तय कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या नाबार्ड। तो यहाँ पर तय करने या फिर कहें सिफारिश करने का कार्य कौन करता है? CACP या कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त आपूर्ति चावल अनाज गेहूं की, गेहूं अनाज दालों की, चावल अनाज दालों की या फिर कहें चावल गेहूं दानों की। तो आपका जो नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, तो वो किसकी पूर्ति या फिर कहें आपूर्ति को सुनिश्चित करता है? आपका चावल गेहूं व दालें। पहले देखो क्या मिलता था आपको, चावल और गेहूं मिलता था और साथ में साथ चीनी मिलती थी। लेकिन अब जो आपका NFSM है या फिर कहें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके तहत आपको जो है दालें भी दी जाने लगी हैं। तो चावल गेहूं दाल जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर चावल गेहूं दाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है, वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है कहलाती है स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर कहें आपका हेजिंग या बेचने के लिए। तो वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत से में अधिक गिरावट से बचाती है, तो वह कहलाती है आपकी क्या? हेजिंग कहलाती। क्या भैया? हेजिंग कहलाती। अगला प्रश्न, एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ है बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तु बेचते हैं, कुछ संख्या में विक्रेता विषम वस्तु में निपटते हैं, बड़ी संख्या में खरीदार विषम वस्तु में सौदा करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तु क्या करते हैं? बेचते हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा? एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ होगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, 42। देखो यहाँ पर एक्सटेंशन के क्वेश्चन अभी आपके जो है किसके क्वेश्चन समाप्त हो गए? आपके एक है इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब आ गए आपके किसके क्वेश्चन? आपके एक्सटेंशन के। अगला क्वेश्चन है 42, करके सीखना द्वारा दिया, किसके द्वारा जो है करके सीखना शब्द दिया गया? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, सीमेन नेफ द्वारा, जोहान डेवी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? करके सीखना शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो भैया ये दिया गया था आपका जोहान डेवी, जोहान डेवी के द्वारा दिया गया था करके सीखना। जैसे मतलब मान के चलो आपको कोई प्रयोग करना है ना, कुछ कंप्यूटर चलाना सीखना है मान के चलो, तो आप उसे जब तक मतलब कि अगर ये आपने बुक पढ़ ली उससे सीख जाओगे? नहीं सीखोगे जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे। तो करके सीखना जो है किसने दिया था? आपका जोहान डेवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं पर शुरू की गई थी 1972 में, 1993, 1999 या 1975 में। एकीकृत बाल विकास जो सेवाएं हैं वो कब? 1975 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? आपकी 1975 में। अगला क्वेश्चन, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, किसके लिए भैया? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण में शुरू किया गया था 1972 में, 1993 में या 1999 या 1979 में। आंसर कीजिए A, B, C या फिर D। तो जो आपका स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण है यह आपका कब शुरू हुआ था? 1979 में, 1979 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45 या फिर कहें 45वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, T&V प्रणाली को के रूप में भी जाना जाता है बस्टर प्रणाली, बेनोर योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम को हम बेनोर और बस्टर या फिर बस्टर और बेनोर योजना या प्रणाली के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हो जाता है। क्या भैया? ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हो जाए। अगला क्वेश्चन 46, प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना जाता है। किस प्रकार के प्रदर्शन को लघु प्रकार का जो है प्रदर्शन माना जाता है? ए तरीका, मेथड, बी परिणाम, सी राष्ट्रीय या डी आपका कंपोजिट। तो यहाँ पर तरीका या मेथड प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियां प्रोपोलिस का उपयोग किस लिए करती हैं?
लार्वा को खिलाने के लिए, छत्ते में दरारें सील करने के लिए, शहद बनाने के लिए, रानी को आकर्षित करने के लिए। तो मधुमक्खियाँ जो है प्रोपोलिस का किसके लिए प्रयोग करते हैं? आपका छत्ते में दरारें सील करने के लिए या दरारों को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन, कोकून से रेशम के तंतु को खोलने का क्या नाम है? या फिर कहें कोकून से जो रेशम होता है उसके तंतु या फाइबर को अलग करने को क्या कहते हैं? कार्डिंग, रोलिंग, रीलिंग या फिर कहें बुनाई। तो इसे बच्चों क्या कहते हैं? आपका रीलिंग। क्या कहा जाता है? रीलिंग। जल्दी ही आपके लिए सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्री का जो है एक सेशन लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे, रीलिंग क्या होता है, ठीक है, बुनाई या फिर कहें बुआई क्या होता है। तो कोकून से रेशम के तंतु या फाइबर या फिर कहें रेशे को खोलने का क्या नाम है? आपका रीलिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर रीलिंग सही आंसर हो जाता है। याद है ना कितने व्यू पहुँचाने हैं? 1000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मुर्गी पालन में चोंच मारने और नर भक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तरीका है? तो उसे हम डी विकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी विकिंग कहते हैं। आंसर तो हमने यहाँ बता दिया है कि भैया चोंच मारते हैं। अब जैसे भैया ये कहें कि आपकी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों की चोंच क्या होती है? थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो अपने खुद के अंडे फोड़ देते हैं और साथों साथ दूसरी मुर्गियों को भी चोंच मारते हैं। तो इसलिए उनकी 1/3 या फिर कहें 1/3 को चोंच को काट दिया जाता है अगली वाली। तो उसे हम क्या कहते हैं? डी बिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी बिकिंग। आगे देखो ऑप्शन में दिखाते हैं आपको आंसर। देखो देखो ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है डी बिकिंग, जो है आपका जो है सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की मछली पालन में किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? खारे पानी का, भूरे पानी का, मीठे पानी या आसुत जल का? मीठे पानी की मछली को के पालन में किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर देखो मीठे पानी की मछली है तो मीठा पानी ही चाहिए होगा ना बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है, भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में मछली पालने की प्रथा कहलाती है एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि या समुद्री कृषि? तो इसे हम क्या कहते हैं? जल कृषि कहते हैं। भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में मछली पालने की प्रथा क्या कहलाती है? आपकी जल कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उतक जिम्मेदार है? मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधे का उतक जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक उतक, ग्राउंड उतक, संवहनी उतक या त्वची उतक? तो वो है आपका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक उतक। ऑप्शन ए, मेरिस्टेमेटिक उतक, ठीक है। तो मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उतक जिम्मेदार होता है? आपका मेरिस्टेमेटिक उतक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 53, बाष्पीकरण पौधों की सतहों को ठंडा करने में किस प्रकार योगदान देता है? मिट्टी से ऊष्मा ऊर्जा जारी करके, ऑप्शन बी जल बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके, पौधे के चारों ओर हवा की आवाजाही बढ़ाकर, सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को कम करके। तो बाष्पीकरण पौधों की सतहों को ठंडा करने के लिए किस प्रकार योगदान देता है? आपका जल बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करके जो है एक कहें पौधों को ठंडा या फिर कहें पौधों की सतह को ठंडा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी से बाष्पीकरण और पौधों से बाष्पोत्सर्जन की संयुक्त प्रक्रिया का वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन या बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन? जब आपका मिट्टी से बाष्पीकरण होता है और पौधों से बाष्पोत्सर्जन होता है तो उसे संयुक्त रूप से हम किस रूप में जानते हैं? आपका बाष्पन या फिर कहें बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन के रूप में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 55वां प्रश्न। लिखा हुआ है, फूल के नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल का नर प्रजनन अंग
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉर्पेल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, सी स्टेमन या डी आपका पिस्टल। जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो आपका फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं बच्चों? आपका स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। आपके फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है बच्चों? स्टेमन कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में तने का कार्य है? खनिजों को अवशोषित करना, प्रकाश संश्लेषण का संचालन करना, पत्तियों और फूलों को सहारा देना, साथ में साथ बीज उत्पादन। तो बताइए कौन सा जो है पौधे का तने का कार्य है? तो एक तरह से जो है आपका जो एक है कि तना होता है, पौधे के जो फूल होते हैं व पत्तियां होते हैं उनको क्या देता है? सहारा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पत्तियों और फूलों को सहारा देना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन। हाँ, अब सही है। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर ले। हाँ, ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 57 है, पौधों का कौन सा भाग पौधे का कौन सा भाग भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है और वनस्पतिक प्रजनन में भी मदद करता है? ऑप्शन ए पत्ती, बी तना, सी जड़ या डी बीज। तो सही आंसर की बात करें बच्चों तो वो है आपका क्या? जड़। जड़ क्या करता है आपका? पौधे जो है एक तरह से वानस्पतिक भाग द्वारा प्रजनन भी होता है और साथ में साथ इसमें जो है आपके जो है भंडारण अंग का भी कार्य करता है। कौन? आपका रूट या फिर कहें आपका जड़। ठीक, थोड़ा सा एरोप्लेन मोड पे डाल दे मोबाइल क्योंकि अभी हाल किसी का कॉल आ जाएगा तो रिकॉर्ड नहीं होगी वीडियो। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगले प्रश्न की 58वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का पौधा उतक जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचने के लिए जिम्मेदार है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस या डी पेरेन्काइमा। तो देखो, पौधों की जड़ों से पत्तियों में पानी कौन पहुंचाता है बच्चों? वो पहुंचाता है आपका कौन? जाइलम। कौन पहुंचाता है? जाइलम। और फ्लोएम का क्या कार्य करता है? फ्लोएम जो पत्तियां भोजन बनाते हैं उसको जड़ों तक पहुंचाता है। कौन भैया? आपका फ्लोएम। और जो पानी का एक है ऊपर पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? आपका जाइलम पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी समर्थन देना या सहारा देना, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी पोषक तत्वों का परिवहन या फिर कहें उनका संचलन, या फिर कहें पोषक तत्वों को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो बेसिकली जो आपका मेन कार्य होता है जड़ों का वो होता है समर्थन देना। अगर जड़ें नहीं होंगी तो आपका क्या होगा? पौधा गिर जाएगा, है ना। तो एक तरह से समर्थन देना मुख्य कार्य है किसका? आपका पौधे की जड़ों का। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है, 60वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है आपका, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कोशिका प्रसार। तो बेसिकली जो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कार्य करता है? आपका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। कौन? आपका क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करें अगले प्रश्न की। पादप कोशिका की किस संरचना में क्लोरोफिल होता है? ए नाभिक में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी राइबोसोम में। तो आपका जो कोशिका है क्लोरोफिल किस में होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पादप कोशिका में जो आपका क्लोरोफिल होता है कहाँ पर होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्ररोह एवं फल भेदक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? ए टमाटर का, बी मिर्च का, सी कद्दू या डी बैगन। तो जो आपका प्ररोह एवं फल भेदक कीट है वो किसका प्रमुख कीट है? आपका बैंगन का जो है प्रमुख कीट है। किसका बच्चों? बैंगन का। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, फूल गोभी में भिप्टेल नामक विकार किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ए कैल्शियम, बी मोलिब्डेनम, सी लोहा या डी मैग्नीशियम। तो जो भिप्टाइल रोग होता है किसके अंदर भैया? कॉलीफ्लावर के अंदर। वो किसकी कमी के कारण होता है? आपका मोलिब्डेनम की कमी के कारण। किसके कारण बच्चों? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 या 64वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, चुकंदर में खोखला हृदय या फिर कहें हॉलो हार्ट, क्या भैया, हॉलो हार्ट विकार का कारण क्या है। जो आपका हॉलो हार्ट डिजीज होती है या खोखला हृदय जो रोग होता है आपका, किसके अंदर, आपका बच्चों चुकंदर के अंदर, वो किस कारण से होता है। नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी या बोरॉन की कमी। तो जो आपका खोखला हृदय रोग होता है वो किसके कारण होता है, आपका बोरॉन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले कौन से जीव अपनी गतिशीलता और अन्य सूक्ष्म जीवों पर शिकार के लिए जाने जाते हैं और जो सूक्ष्म जीव आबादी के नियमन में योगदान करते हैं। ए प्रोटोजोआ, बी स्तनधारी, सी या तो ये या बी डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा कि कौन सा होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है और कृषि का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, प्रोटोजोआ। क्या बच्चों, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो मिट्टी में रहने वाले कौन से जीव अपनी गतिशीलता और अन्य सूक्ष्म जीवों पर शिकार के लिए जाने जाते हो, जो सूक्ष्म जीवों की आबादी के नियमन में योगदान देते हैं, तो वो है आपके कौन, प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। जैसा कि हमने पैटर्न में आपको बताया है, जो भी एजीटीए का पैटर्न है उसमें 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और साथ ही साथ आपके 20 क्वेश्चन यूपी जीके के हैं। तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके जो है एक है कृषि के ख़त्म हो जाते हैं। आगे है आपका जो है कंप्यूटर या फिर कहें भाग 2 कंप्यूटर। 66 या फिर कहें 66वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को, बी एलन ट्यूरिंग को, सी बिल गेट्स को या डी स्टीव जॉब्स को। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है, आपका चार्ल्स बेबेज के को जो है जनक के रूप में जाना जाता है, किसके, आपके कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 67 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ए पहली पीढ़ी के, बी दूसरी पीढ़ी के, सी तीसरी या डी चौथी। तो बच्चों पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न, वायरलेस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वायरलेस तरीके से सूचना प्रसारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का, समाक्षीय केबल का या ब्लूटूथ का, ईथरनेट का। नॉर्मली वायरलेस की बात कर रहा है ना, तो ईथरनेट वायर होता है, इसमें समाक्षीय केबल में भी केबल कह रहा है तो वायर होगा, फाइबर ऑप्टिक्स में भी आपका केबल होती है, केवल ब्लूटूथ के अंदर केबल नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ब्लूटूथ सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69, 69वां प्रश्न है, एसएसडी किस प्रकार का स्टोरेज या भंडारण डिवाइस है। एसएसडी किस प्रकार का भंडारण डिवाइस है। ए चुंबकीय भंडारण, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी ठोस अवस्था भंडारण, ऑप्शन डी ऑनलाइन भंडारण। तो आपका जो एसएसडी है वो किस प्रकार का है, आपका ठोस अवस्था भंडारण है। कैसा भैया, ठोस अवस्था वाला भंडारण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण छवियों को डिजिटल रूप से कैप्चर करता है। ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर या डी ऑडियो। तो बेसिकली आपका जो स्कैनर होता है वो क्या करता है, डिजिटल रूप से छवियों को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ऑप्शन ए स्कैनर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, बिल्कुल आपके छांटे हुए क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं आपके चुने चुने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको तो बढ़िया से लिख लेना और साथ में साथ याद भी कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब नेट मास्क का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक को तेज करने, ऑप्शन बी आईपी पते की नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने, ऑप्शन सी अवांछित ट्रैफिक को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने के लिए, ऑप्शन डी किसी डिवाइस के आईपी पते को मास्क करने के लिए। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। बढ़िया से आंसर कर दीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी।
सबनेट मास्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबनेट मास्क का उपयोग आईपी पते के नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बच्चों, स्मार्ट वॉच किसके लिए जो है जानी जाती है? केवल समय बताने के लिए, स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों की निगरानी करना, ऑप्शन सी प्राथमिक खाना पकाने के टाइमर के रूप में कार्य करना, ऑप्शन डी पेशेवर चिकित्सा उपकरणों को बदलना, ऑप्शन जो है डी है यहाँ पर पेशेवर चिकित्सा उपकरणों को बदलना। तो बताइए क्या होगा सही आंसर, ए बी सी या फिर डी? देखो, समय तो हर एक वॉच बताती है, या फिर कहे समय तो एक हर एक घड़ी बताती है ना। स्मार्ट वॉच की बात करें तो यह जो है आपकी जो एक है नाड़ी गति यानी पल्स रेट को भी बताती है, साथ में साथ आप जो चलते हैं उसको भी बताती है, आपकी धड़कन को भी बताती है, साथ में साथ आपके जो है एक है कि आपके ब्लड प्रेशर को भी बताती है, ऑक्सीजन लेवल को भी बताती है। तो यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों की निगरानी करना किसका कार्य है? आपका स्मार्ट वॉच का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, वैध ईमेल पता प्रारूप क्या है? ईमेल का प्रारूप क्या होता है? ऑप्शन ए पहले यूजर नेम उपयोगकर्ता का नाम @वेबसाइट, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता नाम .website.com, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता का नाम @website.com, www. उपयोगकर्ता का नाम @website। तो बेसिकली ईमेल का पता आपने देखा होगा कि पहले आप अपना नाम डालते हैं और उसके बाद कुछ नंबर डालते हैं, फिर @ होता है, फिर जीमेल लिखा हुआ होता है ना, जीमेल लिखा होता है, फिर .com लिखा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? उपयोगकर्ता का नाम @website.com। ठीक, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है बच्चों, कौन सी सुविधा प्रिंटर को पृष्ठ के दोनों ओर स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देती है? ए डुप्लेक्स प्रिंटिंग, बी मोनोक्रोम प्रिंटिंग, सी है आपका प्रिंटिंग, डी रेजुलेशन सेटिंग। तो बेसिकली जो आपकी डुप्लेक्स प्रिंटिंग है ये जो है दोनों ओर या फिर कहें दोनों पेज पर जो है प्रिंटिंग करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 की बात करें तो एमएस वर्ड में देखो लिखा हुआ है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको गैर मुद्रण वर्णों को देखने की अनुमति देती है? ए दिखाएं व छिपाएं, बी जूम करें, सी ट्रैक परिवर्तन, डी प्रिंट लेआउट। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा दिखाएं व छिपाएं। सुविधा जो है गैर मुद्रण वर्णों को देखने की क्या देती है? अनुमति देती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 है, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग कक्षों की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए किया जाता है? योग या फिर कहे जोड़ या फिर कहे एडिशन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए योग या सम, ऑप्शन बी कुल या टोटल, सी जोड़ एडिंग या फिर डी आपका प्लस। तो कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? आपका सम फंक्शन, SUM सम का प्रयोग किया जाता है, योग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? योग की गणना करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जाना जाता है? ए इंस्टाग्राम, बी लिंक्डइन, ऑप्शन सी पिंटरेस्ट, ऑप्शन डी स्नैपचैट। तो बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जाना जाता है? आपका लिंक्डइन। कौन सा बच्चों? लिंक्डइन एक है कि प्लेटफॉर्म जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है, डिजिटल बैंकिंग में KYC का संक्षिप्त रूप क्या है? अपने ग्राहक को जाने, अपना नगद रखें, अपने कार्ड को जाने, अपनी साख को बनाए रखें। तो क्या भैया KYC का मतलब होता है? देखो यहाँ पर KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक, नो योर कस्टमर। ठीक, नो योर कस्टमर है तो क्या है आपका? अपने ग्राहक को जाने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फिशिंग क्या है? मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक,
एक साइबर हमला जो प्रच्छन्न ईमेल को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। ऑप्शन सी एक कोडिंग भाषा, ऑप्शन डी एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर। जल्दी से आंसर कीजिए, ए होगा, वी होगा या सी होगा। बात करें बच्चों सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। फिशिंग एक साइबर हमला है जो प्रच्छन्न ईमेल को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80 है और कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एआई के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, चार्ल्स बेबेज या फिर कहे एलोन मस्क। तो जल्दी से आंसर कीजिए, एआई के जनक किसे कहा जाता है? तो बात करें बच्चों एआई के जनक की, तो वो है आपके जॉन मैककार्थी। एआई के जनक कौन है बच्चों? जॉन मैककार्थी। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ जो है आपका कंप्यूटर भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला पोर्शन है, अगला भाग है आपका यूपी जीके का या फिर कहे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। उसके आपके 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, तो 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं यूपी जीके के पहले प्रश्न। और आपका जो है ये कहें इस सेट पेपर का 81वां प्रश्न लिखा हुआ है, मेरठ में हर वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंगारंग मेला है कुंभ मेला, नौचंडी मेला, गंगा मेला या सीकरी मेला। तो जो आपका मेरठ में हर वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंगारंग मेला जो है वो है आपका भैया कौन सा? नौचंडी मेला। कौन सा मेला बच्चों? नौचंडी मेला। अगला क्वेश्चन, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? ए आगरा में, बी इलाहाबाद, सी मिर्जापुर या डी बुलंदशहर। तो बात करें बच्चों नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो वो आपका कहाँ पर है? बुलंदशहर के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? बुलंदशहर के। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प क्या है? ए गुलाब, बी गेंदा, सी नीलकमल, डी पलाश। तो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प है वो क्या है आपका? पलाश है। क्या है भैया? पलाश जो है उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है? राज्य पुष्प है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ए चूना पत्थर, वी अभ्रक, सी बॉक्साइड या डी जिप्सम। कौन सा पदार्थ जो है बच्चों उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक या बॉक्साइड या फिर कहें जिप्सम। तो बेसिकली जो आपका अभ्रक है, क्या भैया? अभ्रक जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी जो है सारे तत्व आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सारे तत्व पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ए सोनभद्र, बी चित्रकूट, सी झांसी या डी बलिया। तो बताइए डोलोमाइट के भंडार किस जिले में अधिक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? सोनभद्र के अंदर। कहाँ पर बच्चों? सोनभद्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए दलदली, बी ककरीली पथरीली, सी महीन जलोढ़ या डी भूर। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का भावर क्षेत्र है, कौन सा बच्चों? भावर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? आप ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती। कैसी मृदा पाई जाती है बच्चों? ककरीली पथरीली। थोड़ा सा पानी पी ले। 100 क्वेश्चन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 25 की सीरीज लाता था, लेकिन अब जो है आपके लिए सेट पेपर लाना पड़ेगा हमें, है ना। बहुत से बच्चों की ज़रूरत है सेट पेपर, क्योंकि तैयारी हो जाती है इससे, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है? ए कनाल, बी मारला, सी बीघा या डी धुर। कौन सी इकाई जो है उत्तर प्रदेश में भूमि मापन में प्रयोग की जाती है? कनाल, मारला, बीघा या धुर। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है आपकी? बीघा है। कौन सी इकाई है बच्चों? बीघा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 है,
प्रदेश में वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, ए पश्चिमी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र या डी आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो बेसिकली देखो बच्चों, पश्चिमी क्षेत्र जो है आगरा या फिर कहें मेरठ वाला क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं आपका जो भी आपका राजस्थान से लगा हुआ एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका रेगिस्तान है वो बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका सबसे अधिक वायु अपर्दन होता है, कहाँ पर आपका पश्चिमी क्षेत्र में, मथुरा आगरा क्षेत्र में, ठीक। तो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रदेश में अब नालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? प्रदेश में अब नालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ए ऑप्शन ए है आपका मेरठ, बी गोरखपुर, सी इटावा या फिर डी फर्रुखाबाद। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका इटावा। इटावा क्षेत्र जो है अब नालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, ए आगरा मथुरा में, बी एटा मैनपुरी में, सी सीतापुर बाराबंकी में, डी मिर्जापुर झांसी। तो जो आपकी लाल मिट्टी है, ये कहें रेड सॉइल है, वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आपकी मिर्जापुर झांसी में या मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्जापुर झांसी। क्या हो जाएगा बच्चों? मिर्जापुर झांसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 है, ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया? ख्याल गायकी को किसको भैया? ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया? ए रामपुर, बी आगरा, सी बनारस, डी किराना। तो बात करें सही आंसर की, तो जो रामपुर घराना था, कौन सा घराना? रामपुर जो घराना था उसने जो है ख्याल गायकी को जो है अपनी या फिर कहें बुलंदियों पर पहुंचाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या रोहेलखंड का? जो आपका धुरिया लोक नृत्य है वो कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारा जो ललितपुर आता है बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड में जो है आपका धुरिया लोक नृत्य जो है एक है कि जो है लोक नृत्य है धुरिया कहाँ का? आपका बुंदेलखंड का, ठीक। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, 93वां प्रश्न है, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है? बिरजू महाराज, वल्लभाचार्य, सूरदास या अमीर खुसरो? जो आपका ख्याल गायकी गायन शैली है उसके जो है प्रवर्तक या फिर कहे ये कह सकते हैं प्रतिपादक कौन है? तो वो है भैया आपके कौन? अमीर खुसरो। कौन है भैया? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ए सारनाथ, बी देवी पाटन, सी कौशाम्बी, डी कुशीनगर। तो जो आपका बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है आपका कौशाम्बी। क्या भैया? कौशाम्बी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी चरकुला, डी कथकली। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी। आपके कमेंट्स हम देखते हैं, ठीक है, कौन क्या आंसर कर रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है आपका बच्चों? कथक है। कौन सा है बच्चों? कथक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी इलाहाबाद या डी मथुरा। ये जो आपका कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका बच्चों मथुरा के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? कौन सा भैया? बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? ए ललितपुर में, बी बांदा में, सी महोबा, डी झांसी। तो जो आपका बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय है वो आपका कहाँ पर है बच्चों? बांदा के अंदर। कहाँ पर है आपका? बांदा के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 98 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? ए बनारस,
वी लखनऊ, सी किराना या डी आगरा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध बताइए किस घराने से है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो जो बिस्मिल्लाह खां है इनका संबंध जो है किससे, बनारस घराने से। किस घराने से है, बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन 99, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है चैता, बिरहा, रसिया या कजरी। बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो है आपका बिरहा। कौन सा लोक नृत्य जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है आपका उत्तर प्रदेश का, बिरहा। कौन सा, बिरहा। ठीक। अगला और लास्ट प्रश्न है इस सेट पेपर का, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था, ए वाराणसी, बी आगरा, सी लखनऊ या डी गाजीपुर। देखो सबसे अधिक जो मुगलों का शासन रहा वो आपका आगरा क्षेत्र में रहा। कहाँ पर रहा, आगरा क्षेत्र में। तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था आपका, आगरा था। ठीक। इसी के साथ आपके जो है आज के सेट पेपर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक। आगे जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो है आपके उड़ान बैच के बारे में, जो कि आपके AGTA के लिए शुरू कर रहे हैं हम। ठीक। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट है या फिर कहीं क्वायरी आई थी कि आपका जो है कोई ऑनलाइन बैच नहीं चल रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि एक नया बैच आपके लिए लेकर आए हैं, उड़ान बैच। ठीक। जो कि आपको AGTA में या फिर कहें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट को पाने में मदद करेगा। क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक। तो PPT मिल जाए। उड़ान बैच के बारे में आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। और सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन किस लेवल के हैं। देखो यही लेवल आपका एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और YouTube पर आ जाइए सेट पेपर लगाने को। ठीक है, और साथ में साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जो है हर संडे को फ्री टेस्ट पेपर या फिर कहें आपका सेट पेपर लगवाया जाता है विजन एग्री एकेडमी की तरफ से। ठीक है, तो उसको भी आप लोग लगाइए और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश SSSC एक है, UP SSSC AGTA कृषि प्राविधिक अपने सपनों को दीजिए उड़ान। उड़ान बैच के साथ लाइव बैच चलने वाला है। इसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, स्टडी मटेरियल सारा का सारा मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज 50+ टेस्ट मिलने वाले हैं और 50+ सेट पेपर मिलने वाले हैं फुल लेंथ। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच जो है 1 जून से शुरू हो रहा है, 1 जून 2024 से। ठीक है, इसका जो प्राइस है जस्ट आपका जो है ओनली 999 रुपये है। ठीक, अभी के लिए एडमिशन ओपन है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं 7880497104। ये हमारा एक कहें संपर्क सूत्र है या कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स से संबंधित कोई भी क्वायरी हो, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई क्या क्वायरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।